Power System Analysis online lecture number 15 Power Flow Solution that is chapter number 9। इस चैप्टर के अंदर अभी तक हमने पावर फ्लो की प्रॉब्लम को सबसे पहले डिफाइन किया। उसके बाद हमने देखा कि मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन कौन कौन से हैं। गॉस सीडल को पढ़ा, न्यूटन रॉप्सन को पढ़ा, और आज हम जा रहे हैं एक नए मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन की तरफ, दैट इज़ द डी कपल्ड पावर फ्लो मेथड। यानी पावर फ्लो का जो सोल्यूशन है, प्रॉब्लम है, उसका जो सोल्यूशन है वो हम डिकपल्ड मेथड से फाइंड आउट करेंगे, जो कि न्यूटन रॉप्सन मेथड का एक अप्रॉक्सीमेट वर्जन है और उसके ऊपर एक एग्जांपल है। उसको भी हम आज के लेक्चर में देखेंगे। सो in the strictest use of the Newton-Raphson procedure, the Jacobian is calculated and triangularized in each iteration in order to update the LU factors। मतलब ये है कि न्यूटन रॉप्सन मेथड से हम क्यों दूसरों मेथड्स के ऊपर जा रहे हैं। वजह ये है कि वहाँ पे जो जैकोबियन फाइंड आउट किया था, जिसके अंदर पार्शियल डेरिवेटिव्स थे विद रिस्पेक्ट टू ईच वेरिएबल, यानी एंगल ऑफ द वोल्टेज एट ईच बस और उसके अलावा मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज एट ईच बस। तो हमारे पास डेल पी और डेल गेमा और डेल क्यू और डेल गेमा, इसके अलावा हमने वोल्टेज मैग्नीट्यूड्स भी इन दोनों फंक्शंस को, पी और क्यू को, एक्टिव और रिएक्टिव पावर को डिफरेंशिएट किया था। तो एक लंबा प्रोसीजर है कि सारे के सारे इटरेशन के अंदर आप जो है बार बार उसकी डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। सो इससे और उसके बाद जो है उसको एल यू फैक्टर, जिस तरह हमने पढ़ा है, गाउसियन एलिमिनेशन, उसके बाद ट्राइंगुलर फैक्टराइजेशन, जिसके अंदर हमने लोअर एंड अपर फैक्टर्स के अंदर उसको डिवाइड किया था वाई मैट्रिक्स को। तो एक पूरा मेथड ऑफ सोल्यूशन है। तो बजाय इसकी इतने लेंथी प्रोसेस के हम एक नया मेथड ढूंढना जा रहे हैं जो कि बेस करेगी न्यूटन रॉप्सन के ऊपर, लेकिन उसके अंदर स्टेप्स कम होंगे। हम कुछ अप्रॉक्सीमेशन करेंगे जिससे हम इजीली, यानी प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर, ताकि बार बार इतने ज़्यादा इटरेशन से हम कैसे बच सकें। In practice, however, the Jacobian is often recalculated only every few iterations। यानी बहुत ज़्यादा चीज़ों के अंदर अगर चेंजेस आ जाती है या कोई स्टेटस चेंज हो जाता है तब तो ठीक है, आप जो है जैकोबियन फाइंड आउट करें। लेकिन एक स्मॉल चेंज के लिए, किसी बस के ऊपर वोल्टेज चेंज हो गई या फेज एंगल चेंज की वजह से, आप पूरे जैकोबियन को कैलकुलेट नहीं करेंगे। एंड दिस स्पीड्स अप द ओवरऑल सोल्यूशन प्रोसेस। और प्रैक्टिकली यही यूज़ होता है पावर जो यूटिलिटीज़ के अंदर, जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं उसके अंदर यही जो है डिकपल्ड मेथड या इससे एडवांस्ड मेथड और जो भी आ चुके होंगे, तो वही जो वहाँ पे बिल्ट इन होते हैं। द फाइनल सोल्यूशन इज डिटरमिन्ड ऑफ कोर्स बाय द अलाउएबल पावर मिसमैच एंड वोल्टेज टॉलरेंसेस एट द बस। क्योंकि हमसे मेथड का नहीं मांगा जाता, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आपको टॉलरेंस को फाइंड आउट, यानी कन्वर्ज करने को आपने जितना जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं, कन्वर्ज कर जाता है। दिस इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो वहाँ पे अलाउेबल जो लिमिट्स हैं पावर मिसमैचेस के या वोल्टेज टॉलरेंस के, तो उस पर जितना जल्दी कन्वर्ज कर जाएं, हम उसी मेथड को अभी डिस्कस करेंगे। इन सॉल्विंग लार्ज स्केल पावर ट्रांसमिशन सिस्टम्स, इन अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी फॉर इम्प्रूविंग, दो चीज़ें हैं, कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी एंड रिड्यूसिंग द कंप्यूटर स्टोरेज रिक्वायरमेंट। इस वजह से हम दूसरे मेथड की तरफ जा रहे हैं कि बार बार कंप्यूटेशन ना हो। कंप्यूटर प्रोग्राम भी है बेशक, तो वहाँ पे भी टाइम दिया जाता है और उसके अलावा स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो इनसे बचने के लिए हम जा रहे हैं द डी कपल्ड पावर फ्लो मेथड की तरफ, विच मेक्स यूज़ ऑफ इन अप्रॉक्सीमेट वर्जन ऑफ द न्यूटन रॉप्सन प्रोसीजर। न्यूटन रॉप्सन प्रोसीजर को हमने पढ़ा है डिटेल से। तो जैकोबियन बनाते थे, वहाँ करेक्शंस मैट्रिक्स बन जाता था, फिर उसके बाद मैच मैच कब बन जाता था, फिर हम बार बार हर आइट्रेशन के लिए उसके पहले एस्टिमेट करते थे वेरिएबल्स के वैल्यू, फेज एंगल और मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज। उसके बाद हर आइट्रेशन के अंदर नई वैल्यू आ जाती जब तक कि फंक्शन कन्वर्ज नहीं कर जाता। तो हमने उसी न्यूटन रॉप्सन को जस्ट अप्रॉक्सीमेशन करनी है, कुछ नए एजम्पशन हम करेंगे, उसके बाद एक नया मेथड डिफाइन हो जाएगा। द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द डिकपल्ड अप्रोच इज बेस्ड ऑन टू ऑब्जर्वेशंस। दो बड़े हम एजम्पशन कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं।
first one is, this is first observation: the change in the voltage angle gamma, its bus primarily affects the flow of real power in the transmission lines and leave the flow of reactive power Q relatively unchanged. कि जो एंगल के अंदर अगर चेंज आ जाती है तो एक्टिव पावर चेंज हो जाएगी, और अगर वोल्टेज के मैग्नीट्यूड, द सेकंड ऑब्जर्वेशन इज change in the voltage magnitude at a bus primarily affects the flow of reactive power Q in the transmission lines and leaves the flow of real power P relatively unchanged। यानी दो ऑब्जर्वेशन है, इनके ऊपर ये पूरा डिकपल्ड मेथड जो है बेस कर रहा है। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर वोल्टेज के एंगल के अंदर चेंज आई तो एक्टिव पावर मुतासर होगी P, रिएक्टिव पावर को हम जीरो के इक्वल लेंगे, यानी उसको अनचेंज रहने देंगे क्योंकि उसके ऊपर इफेक्ट कम होता है। और उसके अलावा दूसरी जो ऑब्जर्वेशन है कि अगर वोल्टेज की मैग्नीट्यूड में फ़र्क आ जाता है किसी बस के ऊपर तो दैट विल अफेक्ट द रिएक्टिव पावर फ्लो एंड लीव द एक्टिव पावर P unchanged. So we have noted both of these effects in section 9.6 when studying the phase shifter and voltage magnitude regulator. सेक्शन 9.6 जो है, दिस इज़ अ टॉपिक ऑफ रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर्स, जो हमारे कोर्स कंटेंट में का हिस्सा नहीं है। तो ये कहते हैं कि ये ऑब्जर्वेशन हमारे पास कहाँ से आ गई। तो अगर आपको इंटरेस्टेड है तो यू कैन स्टडी बाय योर सेल्फ, वहाँ फेज शिफ्टर और वोल्टेज मैग्नीट्यूड रेगुलेटर, इससे जो प्रीवियस टॉपिक है उसके अंदर आप देख सकते हैं। न्यूटन राफसन के फ़ौरन बाद रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर का टॉपिक है, तो वहाँ से हम ये ऑब्जर्वेशन, इन दो ऑब्जर्वेशन पे पहुँच जाते हैं। द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन स्टेट्स दैट essentially that del P over del gamma is much larger than del Q by del gamma, which we now consider to be approximately 0. The second observation states that del Q by del Vj, यानी किसी बस J के ऊपर वोल्टेज का मैग्नीट्यूड जब चेंज होता है, जो होता है, तो अगर हम रिएक्टिव पावर का जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करें पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दैट वोल्टेज मैग्नीट्यूड, that is much larger than the del P over del Vj, which is also considered to be approximately 0. अब इस स्लाइड के लुबे लुबाब ये है कि ऑब्जर्वेशन 1 के अंदर सिर्फ हम इसको लेंगे, del P over del एंगल, जो बस J के ऊपर अगर चेंज आ गई है, और del Q by del एंगल 0 लेंगे। सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये है, इसका मतलब ये है कि del Q हेयर del Q बाई del Vj को हम कंसीडर करेंगे, जो दूसरा टर्म है एक्टिव पावर का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज मैग्नीट्यूड ऑफ बस J, उसको हम ज़ीरो कंसीडर करेंगे। सो ये स्लाइड मैंने वैसे पेस्ट कर दिया है जस्ट फॉर रिमाइंडिंग द प्रीवियस लेक्चर। 9.45 आप देख सकते हैं, दिस इज जैकोबियन मैट्रिक्स, हियर इज अ करेक्शन मैट्रिक्स, हियर इज अ मिसमैचेस मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमारे पास J11, J12, J21 और J22 बन रहे थे। यहाँ पे 4 बस सिस्टम है। बस नंबर 1 इज स्लैक बस। हमारे पास 2, 3 एंड 4 बसेस जो हैं उनके लिए हमने फाइंड आउट करना था उनके एंगल्स और वोल्टेज मैग्नीट्यूड। यू कैन सी फ्रॉम हियर आर द एंगल्स एंड वोल्टेज मैग्नीट्यूड फ्रॉम 2 to 4। तो अब जब हमने ये दो ऑब्जर्वेशन कर ली है, एजम्पशंस कर ली है प्रीवियस स्लाइड के ऊपर, तो इसका फ़र्क क्या पड़ेगा। फर्स्ट हमने ये किया कि अगर एंगल के अंदर चेंज आए इसी एंगल के, तो सिर्फ ये वाला टर्म हम कंसीडर करेंगे, ये वाला जो टर्म है वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली दूसरे ऑब्जर्वेशन में अगर वोल्टेज मैग्नीट्यूड के अंदर चेंज आए, यानी यहाँ पे या यहाँ पे, तो ये वाले सारे टर्म ज़ीरो हो जाएंगे, बाकी हम इन्हीं को सिर्फ कंसीडर करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास जैकोबियन बना था इन द न्यूटन रॉफ्सन विच वाज 9.45 इक्वेशन, तो वो ये दो तो ऑटोमेटिकली निकल गए यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे इन चेंजेस को हम नहीं देख रहे। रिएक्टिव पावर के अंदर जो चेंज आएगी एंगल की वजह से, या एक्टिव पावर के अंदर जो चेंज आएगी वोल्टेज मैग्नीट्यूड की वजह से। अब हमारे पास मॉडिफाइड हो गया, थोड़ा सा रिड्यूस हो गया। रिड्यूस इस तरह हुआ कि हमारे पास 4 के बजाय अब 2 सब मैट्रिक्स बनेंगे, J11 और J22। आगे हमने J11 के ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स से जो फार्मूला पढ़ा था उसके थ्रू इसके ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स पढ़ेंगे, निकालेंगे।
और डायगोनल एलिमेंट्स का जो पढ़ा था, डायगोनल एलिमेंट्स को हम निकालेंगे। सिमिलरली इसके डायगोनल और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के जो फार्मूलाज डिराइव किए थे प्रीवियस लेक्चर के अंदर, उसके थ्रू हम इसके जो इंडिविजुअल एंटिटीज़ है उनको फाइंड आउट करेंगे। तो इस मैट्रिक्स को आप जहन में रखें, आगे हम इसी पे काम करेंगे। यहाँ पे हम डेल पी से लेकर डेल पी फोर तक, सिमिलर डेल पी से 2 से डेल पी फोर तक इक्वेशन निकालेंगे। इनको मैच इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया है। So, incorporation of these approximations into the Jacobian of equation 9.45, इसलिए मैंने previous lecture slide के ऊपर इसको paste किया, makes the elements of the submatrices J12 and J210। ठीक है, previous slide के ऊपर J12 का जो सब मैट्रिक्स बना वो 0 हो जाएगा और J21 0 हो गया, जिसको मैंने क्रॉस किया वहां से हमारे पास सिर्फ 2 रह जाएंगे। वी आर देन लेफ्ट विद 2 सेपरेटेड सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन। वन वाज J11 और उसका एंगल के लिहाज से एक्टिव पावर के अंदर चेंज को हम देखेंगे। ठीक है, यू कैन सी फ्रॉम हेयर सारे जितनी भी एंटिटीज है तीनों बसेस के लिए डेल पी टू डिवाइड बाई डेल गेमा टू, डेल पी थ्री डिवाइड बाई डेल गेमा थ्री, सिमिलर डेल पी फोर डिवाइड बाई डेल गेमा फोर। और दूसरा जो मैट्रिक्स बनेगा वो यहाँ रिएक्टिव पावर होगा, यहाँ वोल्टेज का मैग्नीट्यूड होगा और यहाँ पे डेल क्यू बाई डेल वोल्टेज मैग्नीट्यूड आ जाएगी। सिमिलरली यू कैन सी J22 यहाँ पे रिएक्टिव पावर के अंदर जब वोल्टेज के मैग्नीट्यूड की वजह से चेंज आ रही है तो हम उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज मैग्नीट्यूड लेंगे, तो हमारे पास ये 2 सब मैट्रिसेस बन गए। नाउ दीज टू इक्वेशंस 9.78 और 9.77 प्रीवियस स्लाइड के ऊपर are decoupled in the sense that the voltage angle corrections del gamma are calculated using only power mismatches, real power mismatches, while the voltage magnitude corrections are calculated using only del Q mismatches। हम पढ़ते यही हमने पढ़ा कि डेल गेमा की वजह से जो चेंजेस आएंगे वो सिर्फ हम रियल पावर के अंदर देखेंगे, डेल क्यू के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और डेल क्यू के अंदर वोल्टेज का मैग्नीट्यूड के अंदर अगर चेंजेस आ रहे हैं तो हम सिर्फ डेल क्यू को देखेंगे, डेल पी के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ऐसा है नहीं। हाउएवर the coefficient matrices J11 and J22 are still interdependent। जो दो मैट्रिक्स न्यूटन रॉफ्सन के जैकोबियन के अंदर J11 और J22 को जब हमने क्रॉस किया अभी 9.45 इक्वेशन के अंदर, वो अभी तक इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, बिकॉज द एलिमेंट्स of J11 depends on the voltage magnitudes being solved in equation here 9.78, whereas the elements of J22 depends on the angles of equation 9.77 previous slide के अंदर जो हमने मेंशन किया। तो इसलिए इन दो मैट्रिसेस को P डेल P और जिसको विद रिस्पेक्ट टू एंगल डिफरेंशिएट किया और डेल Q जिसको विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज डिफरेंशिएट किया, दीज आर डीकपल्ड। Of course, the two sets of equations could be solved alternatively using one and one set the most recent solutions from the other set। जिस तरह हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस होते हैं गॉसियन एलिमिनेशन के अंदर, हमने जिस तरह पढ़ा था y11, सबसे पहले हम y11 निकालते थे, फिर y21 निकालते थे, इस तरह बैक सब्स्टिट्यूशन के अंदर फिर वही वैल्यूज पुट अप करते थे। यहाँ पे भी ऐसे कि दो इक्वेशंस हैं, एक से हम वैल्यू निकालेंगे, दूसरे के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास और वैल्यूज आ जाएंगे, फिर वही वैल्यूज पहले वाले के अंदर पुट करेंगे तो वहाँ से हम इसी तरह हम इटरेशन करके अपने एक्चुअल वैल्यूज की तरफ पहुँचेंगे। बट दिस स्कीम वुड स्टिल रिक्वायर इवालुएशन एंड फैक्टरिंग ऑफ द टू कोएफिशिएंट मैट्रिसेस एट ईच इटरेशन। लेकिन फिर भी इसका मेथड के अंदर अभी तक जो हमने पढ़ा है, दो मैट्रिसेस तो फिर भी है J11 और J22, दो हालांकि दो न्यूटन रॉफ्सन के जैकोबियन के अंदर दो सब मैट्रिसेस तो कट आउट हो गए, लेकिन दो मैट्रिसेस स्टिल अभी तक है जिसको हमने हर आइटरेशन के अंदर एवेलुएट करना है और उसके फैक्टर्स बनाने हैं, जिस तरह लोअर एंड अपर फैक्टर या किसी और मेथड से अगर सॉल्व करेंगे, लेकिन हर आइटरेशन के अंदर इसकी कैलकुलेशन होगी। टू अवॉइड सच कंप्यूटेशन स्टिल अभी ज़्यादा है, वी इंट्रोड्यूस फर्दर सिंप्लीफिकेशंस विच आर जस्टिफाइड बाय द फिजिक्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन पावर फ्लोज एज वी नाउ एक्सप्लेन। कुछ 3 assumptions अभी हम और करेंगे, इस वजह से कि हम हर आइटरेशन के अंदर फिर वही पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, एक्टिव पावर का विद रिस्पेक्ट टू एंगल और रिएक्टिव पावर का विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज मैग्नीट्यूड।
तो हम बचना चाह रहे हैं इतने ज़्यादा कैलकुलेशंस से बिकॉज ऑफ द कंप्यूटेशनल एफर्ट्स और ड्यू टू द स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स। तो हम 3 assumptions करेंगे और तीनों assumptions आ गए हैं पावर सिस्टम ट्रांसमिशन को अगर आपने पढ़ा है तो वहाँ पे भी आपको मिल सकते हैं। इन अ वेल डिजाइंड इट प्रॉपरली अपेयर्ड पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, फर्स्ट क्या है, एंगुलर जो डिफरेंस होता है दो बसेस के दरमियान, द एंगुलर डिफरेंस बिटवीन डिफरेंसेस गेमा आई माइनस गेमा जे, कोई बस आई है और एक जे है, बिटवीन टिपिकल बसेस ऑफ द सिस्टम आर यूजुअली सो स्मॉल, बहुत कम डिफरेंस होती है। आपने पढ़ा होगा कि ऑलमोस्ट यूजुअली दो बसेस के एंगल के दरमियान जो फ़र्क होता है वो ऑलमोस्ट 15 डिग्री से कम ही होता है, लेकिन 15 डिग्री के आसपास ही दोनों बसेस के वोल्टेज का जो एंगल है वो डिफरेंस होता है, लेकिन 30 डिग्री से कम ही होता है। तो इस वजह से हम एज्यूम कर रहे हैं कि कॉज गेमा आई माइनस गेमा जी इज इक्वल टू 1 और साइन विल बी इक्वल टू डिट द डिफरेंस ऑफ these the difference of the angle between these buses। इसके अगर आप डिटेल में जाएं तो चूंकि हम साइन को हमेशा वर्टिकल से रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस, और काल्स को हम यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लेते हैं, तो इस वजह से अगर फॉर एग्जांपल ये यहाँ डिफरेंस बहुत कम है दोनों बसेस के एंगल का, यानी हम अगर लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 15 डिग्री है जो होती है, ऑलमोस्ट 30 डिग्री से कम ही होती है डिफरेंस, जितना यानी कम ही होगा तो कॉज यहाँ पे एंगल को देखे तो वी विल टेक कॉज इज इक्वल टू 1, और साइन का वही एंगल लेंगे चूंकि साइन जो है उसको हम हॉरिजॉन्टल पे वर्टिकल पे ड्रा करते हैं, इस वजह से जितना भी एंगल बन जाएगा उसको हम वही एंगल से रिप्रेजेंट करें। दिस इज जस्ट assumption जो पावर सिस्टम ट्रांसमिशन के अंदर करते होते हैं नॉर्मली। दूसरी जो assumption है, द लाइन ससेप्टेंसेस बी आई जे are many times larger than the line conductances Gij, so that Gij into sine of gamma I minus gamma j is very very small than Bij cos of gamma I minus gamma j। तो लाइन की ससेप्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है कंडक्टेंसेस से। ये हमें पता है कि R बाई एक्स जो रेशो है पावर सिस्टम ट्रांसमिशन का वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ससेप्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू द लाइन कंडक्टेंसेस। तो ये एक एग्जाम्पशन है जिसको हम अभी पुट करेंगे अपने इक्वेशंस के अंदर, ताकि हम एक सिंप्लीफाइड जो है हमारे पास मैट्रिक्स आ जाए जिसके अंदर ज़्यादा कैलकुलेशन ना हो। तो दिस इज़ जस्ट अ डेरिवेशन और ये एग्जाम्पशन है, ये पावर सिस्टम ट्रांसमिशन की बुक में भी डिटेल से गिवन होंगी। और थर्ड जो एग्जाम्पशन हम करेंगे कि द रिएक्टिव पावर क्यू आई इंजेक्टेड into any bus I of the system during normal operation is much less than the reactive power which would flow if all the lines from that bus were short circuited to reference। इसका मतलब है कि जितनी किसी बस के ऊपर रिएक्टिव पावर की इंजेक्शन है वो बहुत कम होगी जब हम सारी लाइंस को रेफरेंस बस के साथ शॉर्ट सर्किट करेंगे, तो वहाँ पे जो रिएक्टिव पावर की फ्लो है वो उससे बहुत कम होगी इंजेक्टेड रिएक्टिव पावर किसी खास बस के ऊपर। सो वी कैन राइट दैट क्यू आई इज मच लेस देन वी आई स्क्वायर इंटू बी आई जे। तो ये तीन हमने एजम्पशंस किए, ठीक है। अब इन तीनों को हमने आगे पुट करना है अपनी जो मैट्रिसेस हमारे पास आए थे जो 1 1 जो 2 2 उनके एंटिटीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए। These approximations can be used to simplify the elements of the Jacobian. In equation 9.62, you can see from here 9.62 equation Vj to partial derivative of reactive power with respect to voltage magnitude is equal to partial derivative of active power with respect to phase angle of voltage at bus J. The off diagonal elements of J11 and J22, this was the formula न्यूटन-रॉसन के अंदर हमने देखा था कि J11 और J22 के ऑफ diagonal elements को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो जो कि इसके बराबर है। अब हमने ट्राइग्नोमेट्रिक का आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। You can see this is theta I j is alpha and gamma j minus
गेमा आई इज बीटा। तो हम लिख सकते हैं इस टर्म के ऊपर अगर ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करें तो ये वैल्यू तो कांस्टेंट आ जाएगी, वी आई वी जे। यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली ये वाला स्टेप स्केप किया है। पहले बी की जगह ये आएगी इसके वैल्यू, और जी की जगह जो है ये वाली वैल्यू इस जी की जगह पुट करें। जब आप एक्सपेंड करेंगे तो यू विल गेट दिस इक्वेशन। उसके बाद उन्होंने बी और जी से फिर रिप्लेस किया है वाई आई जे साइन थीटा को बी आई जे से, और वाई आई जे कॉस थीटा आई जे को जी आई जे से कंडक्टेंस से रिप्लेस किया है। So the approximations listed above then yields the off diagonal elements। ये तो थे हमारे पास ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। उन अप्रोक्सीमेशन को यूज़ करते हुए हमने जो अभी तीन अप्रोक्सीमेशंस की, पिछले 9.83 का जो इक्वेशन था उसके अंदर अगर हम पुट करें वी विल गेट दिस इक्वेशन दोनों के लिए। द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ J11 एंड J22 have the expressions shown in equation 9.54। this is equation 9.54 del p or del gamma which is equal to this one, and 9.63 के अंदर this is for del q और del v। उसके लिए जो हमारे पास इक्वेशन है डायगोनल एलिमेंट्स को न्यूटन रॉसन के अंदर इन इक्वेशन पे हम पहुंचे थे। अप्लाइंग द इनइक्वालिटी, अब ये इनइक्वालिटी वाला अप्रॉक्सीमेशन था, हमने किया था to those expressions yields del pi और del q, और यहाँ पे del q by del angle is equal to minus vi square into bi I। By substituting the approximations of equation 9.84 ये वाली and equation 9.5 इसको in the coefficient matrices of J11 and J22, हमारे पास जो दो सब मैट्रिसेस बचे थे जैकोबियन के, उनके डायगोनल और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए हम इन्हीं अप्रॉक्सीमेशन को पुट करते हैं। वी विल गेट इक्वेशन 9.86। यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज डेल पी और डेल गेमा 2 की जगह ये आ गई। सिमिलरली डेल पी 2 और डेल गेमा 3 आई थिंक इस तरह से बनती जाएगी। सो तो हमारे पास P का जो मैट्रिक्स है दिस इज़ रिलेटेड विद द चेंज इन द एंगल, और उसके जो हमारे पास एंट्रीज आ गए दिस इज़ वहाँ से पार्शियल डेरिवेटिव से हम अभी निकल गए। और सिमिलरली जो इक्वेशन 9.87 मैट्रिसेस है डेल क्यू के अंदर जो चेंज आएगी वोल्टेज मैग्नीट्यूड की चेंज की वजह से, वहाँ पे भी कोई पार्शियल डेरिवेटिव नहीं है, सारे एलिमेंट्स को यू कैन सी वी कैन इजीली फाइंड आउट। अब हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। वो कैसे करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ हमें चाहिए ससेप्टेंसेस की वैल्यूज़, कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल 9.5 के अंदर टेबल 9.4 के अंदर गिवन है वैल्यूज़ रेजिस्टेंस रिएक्टेंस सब चीज़ों की, तो हम सिर्फ ससेप्टेंस की वैल्यूज़ को डायरेक्ट ही इन मैट्रिक्स के अंदर पुट करें, जस्ट पुटिंग द नेगेटिव साइन हेयर। तो हमने इनको एलिमिनेट करना है V22 V22। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे इस वोल्टेज के मैग्नीट्यूड से। सिमिलरली यहाँ पे भी हम ऐसा ही करेंगे दोनों इक्वेशंस के साथ। अगले स्लाइड पे यही डिस्कशन है। To show how the voltages are removed from the entries in the coefficient matrix of equation 9.87, let us multiply the first row by the correction vector। correction vector से multiply करेंगे, उसके बाद divide करेंगे by the respective magnitude V2 to obtain। पहले हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म के अंदर आ जाएगा 9.88। The coefficients in this equation are constants equal to the negative of the susceptance in the row of y bus corresponding to y। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज जस्ट नेगेटिव वैल्यूज ऑफ द जो susceptances है बसेस के दरमियान, उसकी वैल्यू आ जाएगी। Each row of equation 9.87 can be similarly treated by representing the reactive mismatch buses I by the quantity del qi by vi। All the entries in the coefficient matrix। ये एक रिएक्टिव पावर वाला था, और 9.87 जिसको हम कहते हैं बिकॉम कांस्टेंट गिवन बाय अननोन ससेप्टेंसेस ऑफ वाई बस। वी कैन आल्सो मॉडिफाई इक्वेशन 9.86 जो कि एक्टिव पावर का है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एंगल बाय मल्टीप्लाइंग द फर्स्ट रो बाय द वेक्टर ऑफ एंगल करेक्शंस एंड रीअरेंजिंग द रिजल्ट्स टू ऑब्टेन। अगले स्लाइड करेक्शन जो आ गई 9.86 की वजह से एक्टिव पावर के अंदर जो एंगल की वजह से चेंजेस आ गए, वहाँ पे भी हमारे पास ये कांस्टेंट वैल्यूज आ जाएंगे। द कोएफिशिएंट्स इन दिस इक्वेशन कैन बी मेड द सेम एज दोज इन इक्वेशन 9 बाय डिवाइडिंग बाय सेटिंग इक्वल टू 1 पर यूनिट। इनको अगर हम 1 पर यूनिट सेट करेंगे जस्ट
ससेप्टेंसेस की वैल्यू हमारे पास इसकी माइनस में आ जाएगी न्यूमेरिकल वैल्यू इन द लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन नोट दैट द क्वांटिटी डिल P over V magnitude represents the real power mismatch in equation 9.89. Treating all the rows of equation 9.86 in a similar manner leads to two decoupled system of equations for the 4-bus network. अब हमारे पास 9.90, 9.91 जिसको हमने डिराइव करना था उसके ऊपर हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास डेल P2 और V2 आ गया ये इज़ रिलेटेड टू द मिसमैच इक्वेशन एंगल के अंदर जो चेंजेस आएंगे और यहाँ पे सिर्फ आप वैल्यूज़ पुट करने हैं न्यूमेरिकल कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं करनी सिमिलरली 9.91 के अंदर अगर आप देखें तो रिएक्टिव पावर है उसको हमने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू अगर हम चेंजेस देखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज तो हमारे पास बी मैट्रिक्स बन जाता है बी बार ऊपर ड्रा किया हुआ है सो इन दोनों इक्वेशंस के ऊपर हमने एग्जांपल आगे सॉल्व करना है वही एग्जांपल 9.5 तो यू कैन सी कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम इसको फाइंड आउट करेंगे उसके बाद मिसमैच इक्वेशन आएगी फिर यहाँ फाइंड आउट होगा ये वाला इक्वेशन उसके बाद वोल्टेज मैग्नीट्यूड यानी दोनों आपस में एक से वैल्यू फाइंड करेंगे दूसरे के अंदर पुट करेंगे फिर दूसरे से पहले वाले के अंदर हमारे पास सारे वैल्यूज आ जाएंगे मैट्रिक्स P is generally symmetrical and sparse with non-zero elements. Sparse मैट्रिक्स वो होता है जिसके अंदर जो जीरो एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा होते हैं नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं लेकिन यहाँ स्पार्स का मतलब होता है डिस्पर्स्ड होता है ठीक है जिस तरह नोड्स होते हैं बसेस होते हैं रियल पावर सिस्टम के अंदर वो डिस्पर्स्ड होते हैं एक लार्ज एरिया के ऊपर तो जो मैट्रिक्स बनती है उसको हम स्पार्स मैट्रिक्स कहते हैं तो यहाँ पे स्पार्स मैट्रिक्स विद नॉन जीरो एलिमेंट्स का मतलब है कि नॉन जीरो एलिमेंट्स ज़्यादा है जीरो एलिमेंट्स से यानी अगर आपने देख लिया बी मैट्रिक्स के अंदर नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स नहीं होंगे कम होंगे एज़ कम्पेयर टू सॉरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू ज़ीरो एलिमेंट्स इसलिए इसको स्पार्स विद नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स कहा गया है विच आर कांस्टेंट रियल नंबर्स एग्जैक्टली इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द ससेप्टेंसेस ऑफ वाई बस Consequently, matrix B is easily formed and its triangular factors once computed at the beginning of the solution do not have to be recomputed which leads to very fast iteration. मकसद यही था कि हमारे पास कंप्यूटेशन कम हो जाए बार बार हर आइट्रेशन के अंदर हमें फाइंड आउट नहीं करना पड़े वैल्यूज़ के अंदर इसलिए हमने इस मैट्रिक्स के ऊपर पहुंचना था जिसके अंदर सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ही आएंगे और फर्स्ट आइट्रेशन में हमने उसको फाइंड आउट करना होगा इट वोल्टेज कंट्रोल बसेज अब हम आते हैं अभी तक हमने वोल्टेज कंट्रोल बस को नहीं पढ़ा डिकपल्ड के हवाले से तो अगर हम वोल्टेज कंट्रोल बस को पढ़ेंगे जिस तरह बस नंबर 4 के ऊपर अगर हम कहें कि कोई जनरेटर कनेक्टेड है वोल्टेज कंट्रोल बस है तो वहाँ पे Q इज़ नॉट स्पेसिफाइड एंड डिल चेंज इन वोल्टेज इज़ आल्सो ज़ीरो वहाँ पे हमें वोल्टेज का पता होता है सो जो रोज़ और कॉलम्स इससे रिलेटेड है डिल Q से और डिल V से तो such buses are omitted from equation 9 point previous स्लाइड के ऊपर जो इक्वेशन है 9.91 वहाँ से उनके रोज और कॉलम्स निकल जाएंगे वन टिपिकल सोल्यूशन स्ट्रेटजी S2 सबसे पहले हमने करना क्या होगा सोल्यूशन पे अगर हम जाएं कैलकुलेट द इनिशियल मिसमैच डेल P और डेल और V उसके बाद 9.90 को सॉल्व करते हुए एंगल की वैल्यू आ जाएगी अब इन्हीं वैल्यू को आगे हमने अपडेट द एंगल एंड यूज देन कैलकुलेट मिसमैच डेल Q फाइंड आउट करें solve equation 9.91 for del V and update the magnitudes V and return to equation 9.90 repeat the iteration until all mismatches are within specified tolerance so ये हमारे पास स्टेप्स हो गए बहुत ही सिंपल हो गया प्रॉब्लम अभी वोल्टेज और एंगल के अंदर चेंजेस को नोट करते जाए उसी तरह जो मिसमैच की इक्वेशन है 9.90 9.91 के अंदर उनको अपडेट करते जाएं और ये इटरेशन चलती रहेगी जब तक के टॉलरेंस के ऊपर हम नहीं पहुंचते Using this decoupled version of the Newton-Raphson procedure, faster power flow solutions may be found with a specified degree of precision. So this is all about decoupled power flow method. और इसके ऊपर अभी एग्जाम्पल है using the decoupled form of the Newton-Raphson method, determine the first iteration solution to the power flow problem of example 9.5. इस एग्जाम्पल को हम पिछले सॉल्व कर चुके हैं न्यूटन-रॉफ्सन के लिए अब बी मैट्रिक्स हम बनाएंगे फॉरन 9.4 टेबल से and the mismatches corresponding to the initial voltage estimates are already calculated in example 9.5 so that equation 9.90 becomes हमारे पास जो इक्वेशन था 9.90 यहाँ पे एक्टिव पावर के वैल्यूज़ और यहाँ पे 9.4 से हमने डायरेक्टली ससेप्टेंस की वैल्यूज पुट किए दिस इज
हमने मिसमैच इक्वेशन एंगल का फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास एंगल की वैल्यू ये आ जाएंगे एंड रेडियंस। एडिंग दीज रिजल्ट्स टू द फ्लैट स्टार्ट एस्टिमेट्स, फ्लैट स्टार्ट एस्टिमेट का आपको पता है जिसके अंदर वोल्टेज की मैग्नीट्यूड 1 है, फेज एंगल 0 डिग्री है। अब टेबल 9.3 गिव्स द अपडेटेड वैल्यूज। पहले हमने फ्लैट स्टार्ट किया, तब हमारे पास अपडेटेड वैल्यूज आ गई विच वी हैव द न्यूज अलॉन्ग विद द एलिमेंट्स ऑफ वाई बस टू कैलकुलेट द रिएक्टिव मिसमैचेस। अब हमने रिएक्टिव पावर के अंदर सारे वैल्यूज पुट करने हैं, तो हमारे पास इन सब की वैल्यूज आ जाएंगे डेल क्यू बाई वी टू, डेल क्यू थ्री बाई वी थ्री सिमिलरली। और इस तरफ और 4 के लिए, 4 चूँकि वोल्टेज कंट्रोल बस है तो हम इसलिए इसको यहाँ पे 4 के लिए कैलकुलेट नहीं कर रहे। रिएक्टिव मिसमैच कैलकुलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर बस 4 which is voltage control. Accordingly, in this example, equation 9.91 becomes del Q2 by V2 और यहाँ del Q3 by V3, del V2 del V3 और यहाँ पे जो वैल्यूज़ हमारे पास आ गए हैं पर यूनिट के अंदर उसको हमने यहाँ पुट करना है। So which yields the solution del V2 की वैल्यू ये एंड del V3 की वैल्यू ये आ गई। The new voltage magnitude is bus 2 and 3 are these which completes the first iteration. Updated mismatches for the second iteration of execution using the new voltage values. Repeating the procedure over a number of iterations yield the same solution as stability and जो टेबल 9 फिगर 9.4 के अंदर जो सोल्यूशन है वही सोल्यूशन यहाँ से भी आएगी, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ही कम हो गई एज कम्पेयर टू द डिफरेंशिएशन जिस तरह हमने न्यूटन रॉफसन के अंदर किया हुआ। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, द पावर फ्लो मेथड ऑफ सोल्यूशन टू द पावर फ्लो प्रॉब्लम। आज का लेक्चर हमने अपने टेक्स्ट बुक स्टीवेंसन से प्रिपेयर किया है, पावर सिस्टम एनालिसिस बाय स्टीवेंसन। Thank you very much for listening to this lecture.